भारोत्तोलक मीराबाई चानू ने रजत पदक जीतकर टोक्यो ओलंपिक खेलों में भारत को पहला पदक दिलाया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चानू को उनके शानदार प्रदर्शन पर बधाई दी। प्रधानमंत्री कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। राष्ट्रव्यापी कोविड रोधी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 42 करोड़ 78 लाख टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 97.35%। मिजोरम की राजधानी आइजॉल में लॉकडाउन एक और सप्ताह के लिए बढ़ाया गया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, केंद्र सरकार पूर्वोत्तर राज्यों की सभी राजधानियों को अगले 3 सालों में रेल और हवाई यातायात से जोड़ेगी। महाराष्ट्र, कर्नाटक और बिहार के बाढ़ग्रस्त इलाकों में राहत और बचाव कार्य जोर शोर से जारी। राष्ट्रपति कल जम्मू कश्मीर और लद्दाख की 4 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे और आईसीएसई ने 10वीं और आईएससी ने 12वीं कक्षा के परिणाम घोषित किए। समाचार संध्या में वीरेंद्र कौशिक के साथ मैं विशाल शर्मा। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक जरूरी न हो घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। अब समाचार विस्तार से। टोक्यो ओलंपिक खेलों में मीराबाई चानू ने भारोत्तोलन में 49 किलोग्राम वर्ग में देश के लिए पहला रजत पदक जीत लिया है। मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि मैंने बहुत सपना किया था ओलंपिक मेडल लेने के लिए, बहुत मेहनत की थी, तो मेरा सपना को पूरा हो गया है। तो बहुत खुशी हूँ, मैं बता नहीं सकती। सपना जैसा लग रहा है कि हमारी प्रधानमंत्री जी ने मुझे कॉल करके दिया था, कांग्रेस बोल रही थी, तो वो सबसे मेरे लिए बड़ा बात है। सूचना और प्रसारण मंत्री और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने टेलीफोन पर मीराबाई चानू से बात की और उन्हें बधाई दी। उन्होंने कहा कि उनके अविश्वसनीय जज्बे ने पूरे देश को प्रेरित किया है। श्री ठाकुर ने कहा कि मीरा का बेहतरीन प्रदर्शन टोक्यो ओलंपिक में भाग ले रहे अन्य खिलाड़ियों को भी उनके सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहित करेगा। आइए सुनते हैं एक रिपोर्ट। चल चूके ना निशाना, लक्ष्य तेरा सामने है, जीत के है आना। टोक्यो ओलंपिक खेलों में मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग के 49 किलोग्राम वर्ग में कुल 202 किलोग्राम भार उठाकर देश के लिए पहला रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। मीराबाई चानू ने अपनी इस ऐतिहासिक जीत पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि आज उनका सपना पूरा हो गया। मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि मैंने बहुत सपना किया था ओलंपिक मेडल लेने के लिए, बहुत मेहनत की थी, तो आज पूरा हो गया है। मीराबाई चानू के कोच विजय शर्मा ने कहा कि उन्होंने अपनी तैयारी में मीरा के ऊपर दबाव को हावी नहीं होने दिया। पर्सनली मैं खुद तो थोड़ा प्रेशर में था, लेकिन मीरा को प्रेशर खत्म करने के लिए टिप्स दे रहा था कि हमने पिछले कंपटीशन कितने अच्छे किए हैं और हम ये कल वाला कंपटीशन भी बहुत अच्छा करेंगे। मीराबाई चानू का जन्म 8 अगस्त 1994 को मणिपुर के इम्फाल से 20 किलोमीटर दूर नोंगपोक कॉकचिंग गांव में हुआ था। मीराबाई अपने 6 भाई बहनों में सबसे छोटी हैं। आर्थिक रूप से सक्षम न होने के कारण मीराबाई को अपने बचपन में बेहद संघर्ष करना पड़ा है। मीरा ने 2017 में वर्ल्ड चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता और साथ ही 2018 राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया। मीराबाई चानू ओलंपिक में मेडल जीतने वाली भारत की दूसरी वेटलिफ्टर बन गई हैं। इससे पहले कर्णम मल्लेश्वरी ने 2000 के सिडनी ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था।
पूरे देश से मीराबाई चानू के लिए बधाई संदेश आ रहे हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने मीराबाई चानू को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट में कहा है कि मीराबाई चानू की जबरदस्त सफलता पर देश को गर्व है। ये वास्तव में पूरे देश की कामयाबी है। टोक्यो ओलंपिक खेलों में भारत की ये बेहतर शुरुआत है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि मीराबाई चानू के रजत पदक जीतने पर हमें गर्व है। खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने भी मीराबाई चानू की सफलता पर उन्हें बधाई देते हुए कहा कि उन्होंने तिरंगे का मान सम्मान बढ़ाकर पूरी दुनिया में देश का नाम रोशन किया है। बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद मीराबाई चानू जी। आपने 135 करोड़ भारतीयों के चेहरे पे मुस्कान लाई है। खेल राज्य मंत्री निश्चित प्रामाणिक ने अपने बधाई संदेश में कहा कि मीराबाई चानू की जीत से दूसरे खिलाड़ियों को भी प्रेरणा मिलेगी। मुझे लगता है कि कहीं जाके आज पहले दिन ही पदक मिलना, कहीं जाके अगली जो इवेंट जो बाकी है अभी, तो बाकी खिलाड़ियों को बहुत उत्साह प्रदान करेगी, बहुत ऊर्जा प्रदान करेगी। चूके ना निशाना, लक्ष्य तेरा सामने है, जीत के है आना। पुरुष हॉकी में भारत ने पूल ए में न्यूजीलैंड को 3-2 से हरा दिया है। हरमनप्रीत सिंह ने 2 गोल किए जबकि रुपिंदर पाल सिंह ने 1 गोल किया। महिला हॉकी में भारत को नीदरलैंड्स ने 5-1 से हरा दिया। टेनिस में सुमित नागल ने पुरुष सिंगल्स मैच के पहले दौर में उज्बेकिस्तान के डेनिस इस्तोमिन को हराया। टेबल टेनिस के महिला सिंगल्स में मनिका बत्रा ने इंग्लैंड की टिन हो को सीधे सेटों में हराकर दूसरे दौर में प्रवेश किया। मिक्स्ड डबल्स में शरत कमल और मनिका बत्रा की जोड़ी चीनी ताइपे की जोड़ी से हार गई। तीरंदाज दीपिका कुमारी और प्रवीण जाधव दक्षिण कोरिया के आन सान और किमजे देओग से क्वार्टर फाइनल में हार गई। बैडमिंटन में चिराग शेट्टी और रिंकी रेड्डी ने पहले मैच में चीनी ताइपी के ली यांग और वांग ची लिन को हराया। ग्रुप डी के पुरुष सिंगल्स मुकाबले में साई प्रणीत इजरायल के जिल्बर मीशा से हार गए। मुक्केबाजी में 69 किलोग्राम वर्ग में विकास कृष्ण यादव जापान के SQM ओकाजावा से हार गए हैं। निशानेबाजी में 10 मीटर एयर पिस्टल के फाइनल में सौरभ चौधरी 7वें स्थान पर रहे। महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल क्वालिफिकेशन में भारत को निराशा हाथ लगी। अपूर्वी चंदेला और एलावेनिल वेलारिवन क्वालिफाई नहीं कर सकी। आकाशवाणी, दूरदर्शन और डीडी स्पोर्ट्स चैनल ओलंपिक 2020 के आयोजकों का व्यापक रूप से प्रसारण कर रहे हैं। आयोजनों का व्यापक रूप से प्रसारण कर रहे हैं। ये प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं। डीडी स्पोर्ट्स, दूरदर्शन समाचार और डीडी इंडिया चैनल पर ओलंपिक से संबंधित प्रतिदिन विशेष कार्यक्रम भी प्रसारित किए जा रहे हैं। ओलंपिक में विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का डीडी स्पोर्ट्स पर प्रतिदिन सवेरे 5 बजे से शाम 7 बजे तक सीधा प्रसारण किया जा रहा है। ओलंपिक पर प्रसारित कार्यक्रमों का प्रसारण आकाशवाणी के सभी प्रमुख केंद्रों से किया जा रहा है। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के यूट्यूब चैनल डीटीएच और न्यूज ऑन EIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। आकाशवाणी समाचार के ओलंपिक क्विज में देश के कोने कोने से श्रोता हिस्सा ले रहे हैं। कल के सवाल के विजेता हैं गोरखपुर उत्तर प्रदेश के डॉक्टर अनिल कुमार शर्मा। अनिल को आकाशवाणी समाचार की पूरी टीम की ओर से ढेर सारी बधाई। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में जिला अस्पताल बस्ती में बाल रोग चिकित्सक डॉक्टर अनिल ने आकाशवाणी समाचार का आभार व्यक्त किया और भारतीय ओलंपिक टीम को शुभकामनाएं दी। एक कहावत है कि अ गुड बिगनिंग इज हाफ वर्क डन। आज मीराबाई चानू ने 49 kg में भारतवर्ष के लिए टोक्यो में सिल्वर मेडल जीता और इधर मैं आज ऑल इंडिया रेडियो स्पोर्ट्स कैन टोक्यो ओलंपिक क्विज का विजेता बन गया। इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है। ऐसा लग रहा है जैसे मैंने ही ओलंपिक मेडल जीत लिया है। मैं पूरे यूपी के निवासियों की तरफ से सभी 127 ओलंपिक में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को बेस्ट विशेष देना चाहता हूं। लक्ष्य तेरा सामने है, जीत के है आना। आकाशवाणी समाचार अपने प्रतिदिन प्रसारित होने वाले कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन में आपके लिए लेकर आया है ओलंपिक क्विज आकाशवाणी समाचार के साथ। इसमें हिस्सा लेने के लिए आपको स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम के दौरान ओलंपिक पर पूछे गए प्रश्न का जवाब देना है। आप अपने जवाब ईमेल कर सकते हैं। पता है airsportscan@gmail.com। विजेता का चुनाव ईमेल के द्वारा सबसे पहले मिलने वाले सही जवाब से होगा। क्विज के विजेता का नाम अगले दिन प्रसारित होने वाले स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम और हमारे समाचार बुलेटिन्स में घोषित किया जाएगा।
साथ ही हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts पर भी फ्लैश होगा। इतना ही नहीं, विजेता को भारतीय ओलंपिक टीम की एक जर्सी भी दी जाएगी। तो देर किस बात की? सुनिए स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम रोजाना शाम 7:20 पर FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज और हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर। चूके ना निशाना, लक्ष्य तेरा सामने है, जीत के है आना। ये समाचार हमारी वेबसाइट newzoneair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर पर कई हेल्पलाइन काम कर रही है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय इस बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ा रहा है। कोविड संबंधी सवालों के जवाब देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन है 1075। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का हेल्पलाइन नंबर है 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निम्हांस का नंबर है 080461100007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और माई गॉव व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर है 9013151515। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। भारोत्तोलक मीराबाई चानू ने रजत पदक जीतकर टोक्यो ओलंपिक खेलों में भारत को पहला पदक दिलाया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चानू को उनके शानदार प्रदर्शन पर बधाई दी। प्रधानमंत्री कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। राष्ट्रव्यापी कोविड रोधी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 42 करोड़ 78 लाख टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 97.35% हुई। मिजोरम की राजधानी आइजॉल में लॉकडाउन एक और सप्ताह के लिए बढ़ाया गया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, केंद्र सरकार पूर्वोत्तर राज्यों की सभी राजधानियों को अगले 3 सालों में रेल और हवाई यातायात से जोड़ेगी। महाराष्ट्र, कर्नाटक और बिहार के बाढ़ग्रस्त इलाकों में राहत और बचाव कार्य जोर शोर से जारी। राष्ट्रपति कल जम्मू कश्मीर और लद्दाख की 4 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। ICSCE ने 10वीं और ISC ने 12वीं कक्षा के परिणाम घोषित किए। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 79वीं कड़ी होगी। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर इसका प्रसारण होगा। ये आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट newzoneair.com और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध रहेगा। आकाशवाणी, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी ये कार्यक्रम सीधा प्रसारित होगा। हिंदी में प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात कार्यक्रम का क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रसारण होगा। क्षेत्रीय भाषाओं में ये कार्यक्रम रात 8 बजे फिर से सुना जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोरोना महामारी के इस दौर में भगवान बुद्ध के संदेश पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक हो गए हैं। उन्होंने कहा है कि भगवान बुद्ध ने सबसे कठिन चुनौतियों से मुक्त होने का मार्ग प्रशस्त किया। आज कोरोना महामारी के रूप में मानवता के सामने वैसा ही संकट है जब भगवान बुद्ध हमारे लिए और भी प्रासंगिक हो जाते हैं। बुद्ध के मार्ग पर चलकर ही बड़ी से बड़ी चुनौती का सामना हम कैसे कर सकते हैं, भारत ने ये करके दिखाया। बुद्ध के सम्यक विचार को लेकर आज दुनिया के देश भी एक दूसरे का हाथ थाम रहे, एक दूसरे की ताकत बन रहे।
आषाढ़ पूर्णिमा पर आयोजित ऑनलाइन कार्यक्रम में अपने विचार साझा करते हुए उन्होंने कहा कि आज पूरी दुनिया भगवान बुद्ध की शिक्षा का अनुसरण कर एक साथ आगे बढ़ रही है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज आषाढ़ पूर्णिमा धम्म चक्र दिवस पर राष्ट्रपति भवन में बोधि वृक्ष का एक पौधा लगाया। राष्ट्रपति ने कहा कि वैश्विक मुद्दों के समाधान में बौद्ध धर्म के मूल्यों और सिद्धांतों से विश्व का कल्याण होगा। उन्होंने कहा कि भगवान बुद्ध की शिक्षा का सार जीवन में लागू करना महत्वपूर्ण है। The world needs the power of the Buddha in the form of love, compassion, non-violence and healing to conquer the forces of violence, disease, conflict and poverty. राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 42 करोड़ 78 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 42 लाख 67 हजार से अधिक टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 97.35% हो गई है। कल 35 हजार से अधिक रोगी संक्रमण मुक्त हुए, जबकि 39 हजार से अधिक लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। अब तक 3 करोड़ 5 लाख से अधिक लोग कोरोना संक्रमण से उबर चुके हैं। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक कोविड के 44 करोड़ 53 लाख टीके उपलब्ध कराए हैं और 85 लाख 58 हजार से ज्यादा खुराक पहुंचने वाली हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि देश भर में टीके लगाने का काम और तेज किया जाएगा। भारत में बच्चों के लिए कोविड टीकाकरण इस वर्ष सितंबर में शुरू होने की उम्मीद है। भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि दवा कंपनी ज़ायडस ने टीकों का परीक्षण पूरा कर लिया है और उसकी आपात अनुमति के इंतजार में है। भारत बायोटेक के कोवैक्सीन का परीक्षण अगस्त या सितंबर तक पूरा हो जाएगा और इसके बाद इसे मंजूरी मिलने की उम्मीद है। मिजोरम की राजधानी आइजोल में लॉकडाउन एक सप्ताह के लिए 31 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है। अधिकारियों से कहा गया है कि वे जिलों में स्थानीय स्तर पर स्थिति के आधार पर प्रतिबंध लागू करें। लॉकडाउन के दौरान लोगों की आवाजाही और उनकी गतिविधियों पर सख्त प्रतिबंध लागू रहेगा। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर राज्य सरकार के कार्यालय और निजी कंपनियां भी बंद रहेंगी। दिल्ली सरकार ने कोविड प्रतिबंधों में और राहत देने की घोषणा की है। अब सोमवार से दिल्ली मेट्रो और बसें 100% बैठने की क्षमता के अनुसार चलेंगी। स्पा, थिएटर और सिनेमा हॉल को 50% क्षमता के साथ फिर से खोलने की अनुमति होगी। उत्तर प्रदेश में पिछले 4 वर्ष में स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे में बड़ा बदलाव आया है। गोरखपुर और रायबरेली जिलों में 2 अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स बन चुके हैं। प्रदेश में जल्द ही 9 और नए मेडिकल कॉलेज खुलेंगे। एक रिपोर्ट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार राज्य के सभी 75 जिलों में मेडिकल कॉलेज खोलने की दिशा में तेजी से प्रयास कर रही है। राज्य में 9 नए मेडिकल कॉलेजों का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है। मुख्यमंत्री ने आज देवरिया में इनमें से एक निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया और निर्माण कार्य की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि साल 2016 तक प्रदेश में केवल 12 मेडिकल कॉलेज थे, लेकिन प्रदेश सरकार ने पिछले 4 सालों में राज्य में 32 नए मेडिकल कॉलेज खोलने की अनुमति दी है। श्री योगी ने कहा कि इनमें से 17 मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है और 9 नए मेडिकल कॉलेज बनकर तैयार हैं। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि 14 नए मेडिकल कॉलेज खोलने की कार्ययोजना तैयार है और अगले 6 महीने में बाकी 16 जिलों में भी मेडिकल कॉलेज खोलने की अनुमति दे दी जाएगी। आदित्य शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, गोरखपुर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख के 4 दिन के दौरे पर कल जाएंगे। सोमवार को करगिल विजय दिवस के 22वें वर्षगांठ के मौके पर राष्ट्रपति 1999 के करगिल युद्ध में बलिदान देने वाले और अदम्य साहस दिखाने वाले भारतीय सेना के जवानों को लद्दाख के करगिल युद्ध स्मारक पर श्रद्धांजलि देंगे। 2 दिन के मेघालय दौरे पर गए गृहमंत्री अमित शाह ने आज राज्य में कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया। श्री शाह ने NESAC सोसाइटी की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों में नदियों, वनों और अन्य की उपग्रहीय निगरानी से संबंधित प्रस्तुतियां दी गई। बाद में गृहमंत्री ने मावी ओंग में अंतर्राज्यीय बस अड्डे का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार अगले 3 वर्ष में पूर्वोत्तर क्षेत्र के सभी राज्यों की राजधानियों को रेल और वायु मार्ग से आपस में जोड़ देगी। विकास तभी हो सकता है कि इस दुर्गम भौगोलिक क्षेत्र के अंदर सभी प्रकार की कनेक्टिविटी से इसे युक्त करें और इसीलिए 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद देश के प्रधानमंत्री जी ने नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी को सबसे ज्यादा महत्व दिया। हमारा प्रयास है कि 2024 के पहले
नॉर्थ ईस्ट का हर राज्य का कैपिटल रेल और हवाई अड्डों से जुड़ जाए। पूरा देश रेलवे और हवाई अड्डों से नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट करने का हमारा महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। दुनिया रंग बिरंगी, खट्टे मीठे रसीले समाचारों का सतरंगी खजाना आकाशवाणी पर। खबरें होंगी हटकर, जानेंगे कुछ अलग, हंसेंगे खुलकर, करेंगे सजग। सुनना न भूलें सोमवार और मंगलवार आज सवेरे तथा शनिवार और रविवार कार्यक्रम परिक्रमा में। ये आकाशवाणी है। अब प्रस्तुत है संसद में इस सप्ताह हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं पीटीआई भाषा के अविनाश। इस सप्ताह संसद के मानसून सत्र की शुरुआत हुई और विभिन्न मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने के मकसद से विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की बैठक बार बार बाधित हुई। सत्र के पहले दिन यानी सोमवार को विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा मंत्रिपरिषद के सदस्यों का परिचय नहीं हो पाया। इसके बाद प्रधानमंत्री ने नए मंत्रियों की सूची सदन के पटल पर रख दी। प्रधानमंत्री मोदी ने आरोप लगाया कि विपक्ष की महिला, आदिवासी एवं दलित विरोधी मानसिकता के कारण ये सब किया जा रहा है, क्योंकि नए बने मंत्रियों में से अधिकतर इन्हीं वर्गों के हैं। हंगामे के कारण लोकसभा 2 बार और राज्यसभा 3 बार के स्थगन के बाद पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले लोकसभा की बैठक शुरू होने पर 4 नवनिर्वाचित सदस्यों ने शपथ ग्रहण की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन के 40 दिवंगत पूर्व सदस्यों के निधन की जानकारी दी। संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पेगासस जासूसी मामले में आई खबरों का खंडन करते हुए सदन में एक बयान दिया और इन खबरों को भारतीय लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाने का प्रयास बताया। सदन में लगातार हंगामा होने के कारण कार्यवाही अपराह्न 3:30 तक के दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। उधर राज्यसभा में सभापति एम वेंकैया नायडू ने सबसे पहले वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल को सदन का नेता बनाए जाने की जानकारी दी। इसके बाद सदन ने दिवंगत वर्तमान सदस्य रघुनाथ महापात्र एवं राजीव सातव तथा वरिष्ठ अभिनेता दिलीप कुमार और महान धावक मिल्खा सिंह सहित 13 लोगों को श्रद्धांजलि दी। वर्तमान सदस्य महापात्र एवं सातव के सम्मान में बैठक को 1 घंटे के लिए स्थगित किया गया। श्री नायडू ने कोविड-19 के कारण बनी अनिश्चितता की स्थिति की ओर ध्यान दिलाते हुए कहा कि संसद को देश की जनता को आश्वस्त करने की जरूरत है कि वो उसके साथ खड़ी है। उन्होंने मानसून सत्र प्रारंभ होने के अवसर पर उच्च सदन में अपने संबोधन में कहा कि कोरोना को लेकर देश की वर्तमान स्थिति और लोगों को हुई परेशानियों के मद्देनजर इस सत्र का महत्व बढ़ गया है, क्योंकि अब तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है। हंगामे के चलते उच्च सदन की बैठक 3 बार के स्थगन के बाद अंततः अपराह्न करीब 3:15 बजे पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। मंगलवार को भी दोनों सदनों में विपक्ष का हंगामा जारी रहा। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सदस्यों ने महंगाई और पेगासस जासूसी मामले समेत विभिन्न विषयों पर आसन के समीप आकर नारेबाजी की। हंगामे के कारण सदन की बैठक 2 बार के स्थगन के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। सुबह 11 बजे सदन की बैठक शुरू होने पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू कराया। इस दौरान विपक्षी सदस्य हाथों में तख्तियां लेकर आसन के समीप आ गए और नारेबाजी करने लगे। अध्यक्ष ने नारेबाजी कर रहे सदस्यों से कहा कि वे अपने स्थान पर जाकर बैठें और जिन मुद्दों पर चर्चा करना चाहते हैं सरकार उसके लिए तैयार है। शोर शराबा के बीच ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मौजूदा वित्त वर्ष में 23,674 करोड़ रुपए अतिरिक्त व्यय के लिए सदन की मंजूरी मांगी। शोर शराबा थमता नहीं देख सोलंकी ने दोपहर 2:10 पर सदन की कार्यवाही को अपराह्न 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। अपराह्न 3 बजे बैठक पुनः शुरू हुई तो विपक्षी सदस्यों की नारेबाजी जारी रही। पीठासीन सभापति सोलंकी ने हंगामा जारी रहने पर बैठक को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया। उधर राज्यसभा की बैठक शुरू होने पर सदन ने अपने पूर्व सदस्य रामाधर कश्यप को श्रद्धांजलि दी। कश्यप का गत 6 जुलाई को 84 वर्ष की उम्र में निधन हुआ था। इसके बाद सदन में पेगासस के जरिए कथित जासूसी मुद्दे पर कांग्रेस सहित विभिन्न दलों के सदस्यों के हंगामे के कारण बैठक शुरू होने के कुछ ही देर बाद दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। इसके बाद सदन में सुचारू रूप से कामकाज चला और देश में कोविड-19 महामारी का प्रबंधन, टीकाकरण का कार्यान्वयन और संभावित तीसरी लहर को देखते हुए नीति और चुनौतियां विषय पर उच्च सदन में अल्पकालिक चर्चा हुई।
चर्चा की शुरुआत करते हुए विपक्ष के नेता एवं कांग्रेस के वरिष्ठ सदस्य मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कोविड-19 के नतीजे इतने भयावह होंगे इसका अनुमान नहीं था। उन्होंने कहा, लेकिन देश इस महामारी की दूसरी लहर से गुजरा और कहा जा रहा है कि हम तीसरी लहर के मुहाने पर खड़े हैं। इस महामारी से मिले घाव कभी नहीं भरेंगे। सदन में कांग्रेस के उपनेता आनंद शर्मा ने ये सुझाव दिया कि सरकार को ऐसे बच्चों के लालन पालन के लिए एक विशेष कोष बनाना चाहिए जिन्होंने कोविड के कारण अपने अभिभावकों को खो दिया है। चर्चा का जवाब देते हुए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया ने कोविड की महामारी की संभावित तीसरी लहर से मुकाबले के लिए सरकार के पर्याप्त तैयारियां होने का भरोसा दिलाते हुए कहा कि कई भारतीय कंपनियां अपने कोविड-19 रोधी टीकों का उत्पादन बढ़ा रही हैं। देश में कोविड के कारण हुई मौत के आंकड़े छिपाए जाने के आरोप को सिरे से नकारते हुए मंडाविया ने कहा कि ये आंकड़े छिपाने का कोई कारण नहीं है। मृत्यु के मामलों का पंजीकरण राज्यों में होता है। उन्होंने बताया कि भारतीय कंपनियों को कोविड-19 रोधी टीकों का उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण किया जा रहा है। इसके अलावा नाक से दिए जाने वाले टीके का भी परीक्षण चल रहा है। बुधवार को ईद उल अजहा की वजह से अवकाश होने के कारण संसद के दोनों सदनों में बैठक नहीं हुई। बृहस्पतिवार को भी दोनों सदनों में हंगामा जारी रहा। हंगामे के बीच ही पथ परिवहन मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने अंतर्देशीय जलयान विधेयक 2021 पेश किया। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने अनिवार्य रक्षा सेवा विधेयक 2021 पेश किया। आरएसपी के एनके प्रेमचंद्रन ने अनिवार्य रक्षा सेवा विधेयक 2021 को पेश किए जाने का विरोध करते हुए कहा कि इससे कर्मचारियों की हड़ताल रोकने का प्रावधान है जो संविधान में मिला मौलिक अधिकार है। उधर राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति रही और अलग अलग मुद्दों पर विभिन्न विपक्षी दलों के सदस्यों के हंगामे के कारण बैठक 2 बार के स्थगन के बाद अंततः पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। 2 बार के स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव अपने बयान में इजरायली स्पाईवेयर पेगासस के जरिए भारतीयों की कथित जासूसी करने संबंधी खबरों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि संसद के मानसून सत्र के ठीक पहले ऐसी रिपोर्ट का प्रकाशित होना कोई संयोग नहीं है, बल्कि ये आरोप भारतीय लोकतंत्र की छवि को धूमिल करने का प्रयास है। वैष्णव ने कहा कि जब देश में नियंत्रण एवं निगरानी की व्यवस्था पहले से है, तब अनधिकृत व्यक्ति द्वारा अवैध तरीके से निगरानी संभव नहीं है। हंगामे की वजह से वैष्णव अपना बयान पूरा नहीं पढ़ पाए और उन्होंने इसे सदन के पटल पर रख दिया। इसके बाद सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। शुक्रवार को भी संसद में विपक्ष का हंगामा जारी रहा। उधर राज्यसभा की कार्यवाही तृणमूल कांग्रेस सदस्य शांतनु सेन के निलंबन और पेगासस जासूसी विवाद मुद्दों पर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण 3 बार के स्थगन के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। सभापति ने बृहस्पतिवार को हुई घटना का जिक्र किया और इसे अशोभनीय बताया। सभापति ने कहा कि कल जो कुछ हुआ निश्चित रूप से उससे सदन की गरिमा प्रभावित हुई। संसदीय कार्य मंत्री वी मुरलीधरन ने कल की घटना को लेकर तृणमूल कांग्रेस के सदस्य शांतनु सेन को सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित किए जाने का प्रस्ताव रखा, जिसे सदन ने स्वीकार कर लिया। अभी आप संसद में हुई सप्ताह की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा जिले के संबलार क्षेत्र के शोक बाबा वन क्षेत्र में सुरक्षा बलों के साथ आज हुई मुठभेड़ में 3 आतंकवादी मारे गए। इन आतंकवादियों की शिनाख्त की जा रही है। अंतिम सूचना मिलने तक तलाश अभियान जारी था। महाराष्ट्र, कर्नाटक और बिहार में बाढ़ग्रस्त इलाकों में राहत और बचाव कार्य जोर शोर से जारी हैं। महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के खेड़ तालुका के खेड़ पोंसरे गांव में भूस्खलन में दबे हुए लोगों के कम से कम 17 शव बरामद किए गए हैं। इस बीच रायगढ़ जिले के महाड़ और पोलादपुर तालुका में भूस्खलन के मलबे से 60 लोगों के शव बरामद किए गए हैं। कर्नाटक में उत्तर कन्नड़, शिवमोगा, कोड्डू, बेलगावी, हावेरी, चिकमंगलुरु, धारवाड़, हासन और दावणगेरे जिलों में मूसलाधार वर्षा हो रही है। भारतीय तटरक्षक बल ने बाढ़ प्रभावित उत्तर कन्नड़ जिले में 100 लोगों को बचाया। बिहार के बाढ़ग्रस्त इलाकों में अभी तक 1,10,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। भारतीय स्कूल प्रमाणन परीक्षा परिषद CISCE ICSC ने 10वीं और ISC ने 12वीं कक्षा के परिणामों की आज घोषणा कर दी। इस साल 10वीं की परीक्षा में उत्तीर्ण होने वालों का प्रतिशत 99.98 रहा है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारोत्तोलक मीराबाई चानू ने रजत पदक जीतकर टोक्यो ओलंपिक खेलों में भारत को पहला पदक दिलाया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चानू को उनके शानदार प्रदर्शन पर बधाई दी। प्रधानमंत्री कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे।
राष्ट्रव्यापी कोविड रोधी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 42 करोड़ 78 लाख टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 97.35%। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, केंद्र सरकार पूर्वोत्तर राज्यों की सभी राजधानियों को अगले 3 सालों में रेल और हवाई यातायात से जोड़ेगी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।